आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 7 को शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को व्याख्या सहित इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए सीधे प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों कि बीच में ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं दे पा रहा था मैं, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। किसी कारणवश यह टेस्ट सीरीज मैं नहीं बना पा रहा था, तो आप सभी माफ़ करिएगा उसके लिए। आने वाले समय में आपको ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिलेगा और मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सेशन शुरू किया जाए वे सभी सेशन को कंप्लीट कराया जाए। जिस उम्मीद से आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो उस उम्मीद पे खरे उतरना मेरा सबसे पहला लक्ष्य होता है। तो आप सभी घबराइएगा नहीं दोस्तों, जितने भी सेशन इस चैनल के माध्यम से शुरू किए गए हैं उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले ये सभी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में दोस्तों अभी देखिए हाल ही में घटना सार की मैगजीन आने वाली है और घटना चक्र की और जो आइड दृष्टि होता है यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल होता है, वे सभी मैगजीन इस चैनल के माध्यम से शुरू किया जाएगा। तो आप सभी अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को ऐसे वीडियो आए तो उसके लिए अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं और सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपका समय बहुत कीमती है। तो चलिए ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या टेस्ट नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे इसके चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दूसरा कथन है कि इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ये दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की बात किया जाए तो इस योजना के तहत कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना, जिसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज अर्थात तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। तो कौन सा राज्य है जो वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया है। तो यह उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र 5वें स्थान पे है। बात किया जाए चौथे स्थान पे कौन है, तो चौथे स्थान पे बिहार है, ठीक है। सब्जी उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पे आता है। चलिए अगला देखते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की बात किया जाए तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सूची उत्तर प्रदेश की झीलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। कोथम झील की बात किया जाए तो यह कोथम झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो यह आगरा शहर में स्थित है। वहीं लिलाहौर झील ये बरेली में है, इटौजा झील लखनऊ में है और रामताल झील यह मेरठ में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। तो कौन सा अधिनियम है जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। तो यह उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम की बात किया जाए तो इसे 2011 में लागू किया गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश की जिलों में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यह गौतम बुद्ध नगर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के
जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। वहीं सबसे न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल साक्षरता दर की परसेंटेज की बात किया जाए तो कुल कितने प्रतिशत साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो 67.72%, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% है, ठीक है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, 77.30% है। महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो महिला साक्षरता दर कुल 57.20% है। और देखिए पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर में अंतर देखेंगे तो इसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कुल 20.10% का है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर की बात किया जाए तो इसमें 20.10% है। और 2001 से लेकर 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है, तो यह 11.36% वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर में वृद्धि 11.36% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर-ए-अदल अर्थात न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया था, तो किस मुगल सम्राट के द्वारा न्याय के जंजीर का निर्माण किया गया था, तो यह जहांगीर के द्वारा आगरा में जंजीर-ए-अदल अर्थात न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया था। जहांगीर की बात किया जाए तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, ठीक है, इनका शासनकाल। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष वाले लोगों की अनुपात है, तो लोगों का अनुपात कितना है, कार्यशील लोगों का अनुपात कितना है उत्तर प्रदेश में, तो यह 55.77% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु वाले लोगों का अनुपात 55.77% है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु कितने आयु के लोग आते हैं कार्यशील में, तो 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग कार्यशील के वर्ग में आते हैं, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। अंग्रेजों का सूरत का नुकसान किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 1612 में हुआ था, ठीक है। वहीं वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में, और प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना 1503 में, गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा यह 1530 वर्ष 1530 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है, तो झांसी का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बंगीरा। झांसी का किला बंगीरा नामक एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन हकीक ए हिंदी निबंध के लेखक हैं, तो हकीक ए हिंदी निबंध के लेखक अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदान के बारे में सही नहीं है, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में सही नहीं है जो उसे बताना है, तो आइए देखते हैं। इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, तो देखिए उत्तरी मैदान में विविध उच्चावच लवण पाए जाते हैं, तो इसकी भू आकृति में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं भारत के उत्तरी मैदान की बात किया जाए तो इसमें गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है, पंजाब के विस्तृत में दोआब का वर्चस्व है, और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये सभी कथन इससे संदर्भित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि राज्य सरकार बेसहारा विधवाओं के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है। वही दूसरा कथन है कि विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य ने बेसहारा विधवाओं के लिए कितना बजट पेश किया है, तो 4032 करोड़ रुपए, ठीक है, 4032 करोड़ रुपए पेश किया है, न कि 5000 रुपये, ठीक है। वहीं
विवाह अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका पहला कथन गलत है जबकि दूसरा सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल की बात किया जाए तो इसमें आम और अमरूद है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फसल की बात किया जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल उत्पादन में गन्ना, आलू और गेहूं, आम, ये सभी उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम फसल उत्पादन में देखा जाए तो गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, गेहूं और आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, जबकि चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है? तो किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है? तो यह मेगस्थनीज ने किया है। ठीक है, मेगस्थनीज ने मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान शहर के रूप में वर्णन किया है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यह हरदोई है। हरदोई गोमती नदी के तट पर नहीं स्थित है, जबकि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये सभी शहर गोमती नगर के तट पर स्थित हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में देखना है तो देखिए, जनसंख्या के आधार में देखेंगे तो प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, वहीं दूसरे स्थान पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पे महोबा है। ये सभी क्रम से हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी की स्थापना आगरा में किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो आगरा में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे मवेशी और उनके स्थान को बताना है। गंगा तीरी मवेशी किस स्थान पे, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गंगा तीरी मवेशी यह रामपुर में, तो ये वाराणसी में पाए जाते हैं। वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं गंगा तीरी मवेशी। ठीक है, तो इसमें पहला ही कथन इसका गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं केन काथा की बात किया जाए तो यह बांदा और पोनवार, पीलीभीत, भदावर मवेशी ये इटावा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ डच कारखाने और उसके स्थापना वर्ष को बताना है। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं, सूरत यह 1616 में स्थापित किया गया था डचों के द्वारा। सूरत में कारखाना वर्ष 1616 में स्थापित किया गया था। वहीं बिमलीपत्तन में 1641 में, कराईकल में 1645 में, कोचीन में 1663 में। यहाँ 1653 है, यहाँ 1663 हो जाएगा। ठीक है, डचों द्वारा कोचीन में कारखाना की स्थापना वर्ष 1663 में किया गया था, न कि 1653 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित कौन सा शहर है? तो यह अंबाला है। ठीक है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया था। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है? तो यह कन्नौज जिले में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले से
गंगा से मिलती है। ठीक है। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो धुरंग नृत्य यह भोटिया जनजातियों से संबंधित है। ठीक है। धुरंग नृत्य भोटिया जनजातियों से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसके लिए कुल 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है। वहीं दूसरा कथन है कि यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो उत्तर प्रदेश कृषि नीति के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5.1% की वृद्धि हासिल करना है, न कि 11%। ठीक है, तो इसका पहला कथन गलत दिया गया है। वहीं दूसरा कथन है कि यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था? तो किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था? तो हेनसांग ने, चीनी यात्री हेनसांग ने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि क्षारीय भूमि का पुनर्ग्रहण तथा मिट्टी की और अधिक लवणता को रोकथाम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल 1 सदस्य था। वहीं दूसरा कथन है कि इसमें अध्यक्ष और 1 महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बात किया जाए दोस्तों, तो यह पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1969 में किया गया था। इसमें 1 अध्यक्ष और 1 महिला सदस्य सहित कुल 7 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। वहीं सबसे कम जनघनत्व वाला जिला की बात किया जाए तो यह ललितपुर है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला जिला है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, वहीं सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है। और उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व कितना है? तो 829 है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध यह फिरोजाबाद में लड़ा गया था। ठीक है, चंदावर के युद्ध की बात किया जाए तो यह मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर उसे इस युद्ध के दौरान मार डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है और UPERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत कितना? तो
99 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है, न कि 2006 के तहत। तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे जो दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है, तो इसमें कथन और कारण संबंधित देखना है। आइए देखते हैं। कथन दिया गया है कि अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, और वहीं कारण है कि शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था। तो कथन कारण को देखा जाए तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई क्योंकि शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था। इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 35 दिया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो यह कुल 30 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के कुल 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से शहर में, तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। यहाँ कृषि जलवायु जोन है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बताना है। आइए देखते हैं। कृषि जलवायु जोन फर्स्ट की बात किया जाए तो पहले जोन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें भावर और तराई क्षेत्र आता है, ठीक है। वहीं दूसरे जोन के अंतर्गत पश्चिमी मैदान क्षेत्र आता है, तीसरे जोन के अंतर्गत मध्य पश्चिमी क्षेत्र आता है और चौथे जोन के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र द्वारा कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों द्वारा कवर किया गया है, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो कुल 9, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। वहीं दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र की बात किया जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात किया जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। वहीं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है। भदोही सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। भदोही को अब संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक, संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र हो गया, वहीं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं परसेंटेज में देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला यह सोनभद्र आता है और भदोही इसमें परसेंटेज के मामले में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है। ये दोनों क्षेत्र सर्वाधिक और परसेंट में समान हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजभवन के संदर्भ में देखा जाए तो इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था और आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजभवन की बात किया जाए तो राजभवन यह राज्य की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था और आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का जौनपुर है, जहाँ पे कुल लिंगानुपात कितना है, तो 1024 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। वहीं दूसरे स्थान पे आजमगढ़ आता है,
तीसरे स्थान पे बात किया जाए तो तीसरे स्थान पे देवरिया है और चौथे स्थान पे हमीरपुर आता है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात किया जाए जौनपुर हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुल लिंगानुपात की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल लिंगानुपात 912 है। वहीं भारत के कुल लिंगानुपात की बात किया जाए तो भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943 है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 2001 से 2011 में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14 अंकों की वृद्धि उत्तर प्रदेश 2011 से 2001 के और 2011 के बीच लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इन पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। मलिक सरवर ख्वाजा जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि उन्हें मलिक अल सरकी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। वहीं दूसरा कथन है कि उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए, मलिक सरवर ख्वाजा जहां की बात किया जाए तो उन्हें मलिक अल सरकी पूर्व का स्वामी, क्यों पूर्व का स्वामी कहा जाता था इन्हें? क्योंकि पूर्वी क्षेत्र का शासक थे ये, इसलिए इन्हें पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो इसका पहला कथन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन है कि इनके शासनकाल में यहाँ प्रयागराज नहीं होगा, यहाँ जौनपुर होगा। ठीक है। इनके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें केवल कथन एक सही है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। मलिक सरवर ख्वाजा, इन्हें मलिक अल सरकी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी और इनके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं दूसरा कथन है कि यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योग की बात किया जाए तो यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। ठीक है। और यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किया था? तो यह 1715 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 3 फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर द्वारा यह फरमान जारी किए जाने को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है। फर्रुखसियर के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इस फरमान के तहत कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले थे। ठीक है। इसलिए कंपनी का इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण निधि के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो कितना आवंटन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण निधि के तहत? तो 401 करोड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण निधि के लिए कुल 401 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस फाइबर अर्थात रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? तो यह जूट के लिए। ठीक है। जूट फाइबर रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 2012-13 में। ठीक है। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है। आइए देखते हैं कथन कारण के। तो
कथन दिया गया है कि ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं कारण है कि ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए इसका दोनों कथन सही है। ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों, वयस्क सदस्य में कौन आते हैं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं, इन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। वहीं ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसका दोनों कथन है सही है और कारण कथन का इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। वहीं सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या है? तो यह बागपत में है। ठीक है, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। उड़े देश का आम नागरिक दैट इज उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है? तो यह कुल 25 उत्तर प्रदेश के कुल 25 हवाई अड्डों को उड़े देश का आम नागरिक पहल के तहत लक्षित किया गया है। ठीक है, रिजविक की संधि किसके बीच हुई थी? तो रिजविक की संधि की बात किया जाए तो यह फ्रांस और डच के बीच हुई थी। ठीक है, रिजविक की संधि कब हुई थी? तो 1697 में रिजविक की संधि किनके मध्य? फ्रांस और डचों के मध्य हुई थी। इसमें पांडिचेरी को डच द्वारा फ्रांस को वापस कर दिया गया था। इस संधि के द्वारा पांडिचेरी को डचों द्वारा फ्रांस को वापस कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? जो उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना। क्या उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना है? तो देखिए 2030 तक नहीं, यह 2023 तक उत्तर प्रदेश को 2023 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं नई पर्यटन नीति 2018 के तहत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना, प्रति वर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना, अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि हासिल करना है। ये सभी उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 के तहत सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई थी। वहीं दूसरा कथन है कि मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। तो कौन सा कथन इसका सही है? तो इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के छोटे से गांव मनकुवर में की गई और मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो बताइए कितनी राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो यह कुल 2260 करोड़ रुपए 2260 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित की है। ठीक है, अगला है कि भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। राजघाट बांध की बात किया जाए तो राजघाट बांध यह बेतवा नदी पर स्थित है और मूसा खंड बांध ये
कर्मनाशा नदी पर स्थित है। यहाँ कन्हर नदी नहीं होगा, कर्मनाशा नदी पर स्थित है। ठीक है, मूसा खंड बांध कर्मनाशा नदी पर स्थित है। वहीं गोकुल बैराज ये यमुना नदी पर, मौदहा बांध ये बिरमा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूसा खंड बांध ये कर्मनाशा नदी पर स्थित है, न कि कन्हर नदी पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था? तो यह लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत। ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त पद का स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त की बात किया जाए तो पहले लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त थे। और वहीं वर्तमान लोकायुक्त की बात किया जाए तो वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्मों के आधार पर इन्हें देखा जाए तो सिख धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में कुल 0.32% लोग रहते हैं और ईसाई धर्म में 0.18% होगा। जैन धर्म की बात किया जाए तो 0.11% और बौद्ध धर्म 0.10%। ठीक है, तो इनके क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले सिख, फिर ईसाई, फिर उसके बाद जैन, फिर बौद्ध आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में धर्मों के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदू कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं उत्तर प्रदेश में? तो कुल 79.73% लोग। ठीक है, वहीं मुस्लिम धर्म के लोग कितने रहते हैं? मुसलमान लोग कितने रहते हैं? तो यह कुल 19.26%। ठीक है, उसके बाद सिख आते हैं। सिख जो 0.32% हैं। फिर ईसाई आते हैं जो 0.18%। फिर उसके बाद जैन आते हैं 0.11%। फिर बौद्ध आते हैं 1.0% लोग। ठीक है, इनके क्रम को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू जिनकी परसेंटेज 79.73% है। ठीक है, और मुस्लिम की 19.26% है। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो देखिए यह इज्जत नगर में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है। वहीं राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ब्यूरो यह लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान यह मेरठ में स्थित है। यहाँ कानपुर दिया है, यह मेरठ में स्थित है। ठीक है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में स्थित है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केंद्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्सला चैपेल की संधि किस युद्ध का परिणाम था? तो एक्सला चैपेल की संधि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो यह 1740 से लेकर 1748 तक चला था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक्सला चैपेल की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंध नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण करना है। वही दूसरा कथन है कि यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन एवं वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। तो देखिए इसमें देखा जाए तो इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण करना है और यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन एवं वाटरशेड
दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। ठीक है, इसका दोनों कथन सही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो कितनी राशि वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिए आवंटित की है? तो यह कुल 7,248 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के तहत कुल 7,248 करोड़ रुपए आवंटित की है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी? नहीं, ये 2021 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2021 में, 2008 में नहीं, 2018 में नहीं की गई थी। इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन दिया गया है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादन संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो बिल्कुल सही कथन है यह। वही तीसरा कथन है कि योजना के तहत FPO अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं होगा यहाँ, 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं चौथा कथन है कि आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो दूसरा और चौथा कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वर्षण के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को कुल 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्य सरकार करता है। ठीक है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके तहत एक अध्यक्ष और 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 6 सदस्य में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से इस जिले में मलिन बस्ती, कौन सी बस्ती? तो मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? तो यह मेरठ में है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? तो यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में सोसाइटी पंजीकरण 1860 करिए यहाँ पे, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर S.N. सेन है। ठीक है, 1857 के पुस्तक के लेखक डॉक्टर S.N. सेन हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है, तो यह अक्षांश से निर्धारित होती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु अक्षांश से निर्धारित होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान यह वर्ष 2014 से शुरू किया गया था। ठीक है, आइए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे चित्रकार का नाम और उसके प्रमुख कृति को बताना है। रामचंद्र शुक्ल की कृति कौन सी थी? तो रेखावली, रामचंद्र शुक्ल की कृति रेखावली थी। विश्वनाथ मेहता की बात किया जाए तो इनकी कृति सोहाग बिंदी थी, और रणबीर सक्सेना की कृति प्रतीक्षा थी। वहीं महेंद्र नाथ की बात किया जाए तो इनकी कृति कांडला और काशी कला थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि बृहद सिंचाई परियोजना के लिए
7,350 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। वही दूसरा कथन है कि मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कुल 2,220 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में देखा जाए तो बृहद सिंचाई परियोजना के लिए कुल 5,332 करोड़ रुपए, कितना, तो 5,332 करोड़ रुपए प्रस्ताव किया गया है, न कि 7,350 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कुल 2,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। इसका राइट ऑप्शन केवल सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। वहीं लघु सिंचाई परियोजना के लिए बात किया जाए तो लघु सिंचाई परियोजना के लिए कुल 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? इसमें कोई दो सुमेलित है, उसे बताना है। आइए देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय क्या मेरठ में है? तो देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। वहीं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय क्या जोधपुर में है? नहीं, इसका मुख्यालय कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय वाराणसी में है, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। इसमें देखा जाए तो दूसरा और चौथा सही सुमेलित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। ये सभी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यह चंदौली में स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सही है? तो देखिए, राज्य सूचना आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था, न कि 2003 के। तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है, तो यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शहरों की जनसंख्या के आधार पे पूछ रहा है। इस पॉइंट को आप सभी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पढ़ते समय काफ़ी गौर से पढ़ा करिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम लोग ज़्यादातर शहरी पूछ रहा है या फिर कुल जनसंख्या पूछ रहा है, ये ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे केयर करिएगा। शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में देखें तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा आगरा में है, पहले स्थान पे आगरा आ जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पे प्रयागराज आ जाएगा, तीसरे स्थान पे अमरोहा है और चौथे स्थान पे अकबरपुर आता है। तो इसके क्रम को देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, शहरी जनसंख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या आगरा में, फिर प्रयागराज, फिर अमरोहा और अकबरपुर है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना यह प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कटरा सहकारी दुग्ध समिति की बात किया जाए तो यह समिति न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में दुग्ध व्यापार की पहली सहकारी समिति थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? तो यह किसने कहा है? तो यह एरिक स्टोक्स कहा है। ठीक है, चिकनकारी दरदोजी प्रकार है, तो कैसा प्रकार है? चिकनकारी दरदोजी यह कढ़ाई का प्रकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी? तो किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी? तो यह 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, निजाम
निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में माफ़ करिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो बनी होती है। तो किससे यह बनी होती है? तो ये चावल के खेतों की मृदा से बनी होती है। ठीक है, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो चावल के खेतों की मृदा से बनी होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ का प्रस्ताव इस मद के लिए किया है। तो किस मद के लिए 2288 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ने प्रस्तावित किया है? तो यह प्लास्टिक प्रबंधन के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं? तो देखिए, इसमें अहरौरा, शंकिसा और टोपरा, इन स्थानों पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन 1, 2 और 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है, तो बताइए इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात किया जाए तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। ठीक है, यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कथन और कारण संबंधित प्रश्नों को। कथन दिया गया है कि ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, और नागरिकों को, वहीं कारण दिया है कि नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो देखिए, ई नागरिक सेवा अधिनियम के तहत देखा जाए तो कथन और कारण इसका दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसे देखना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेले और उसके स्थान को बताना है। रथ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो यह वृंदावन में, तो बिल्कुल सही है। कैलाश मेला की बात किया जाए तो आगरा में। माघ मेला यह मेरठ में नहीं होगा, माघ मेला प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में। और देवा मेला यह बाराबंकी में। तो इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। ठीक है, न कि मेरठ में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, इसमें कोल्डिहवा नवपाषाण स्थल यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा की बात किया जाए तो यहाँ चावल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण कोल्डिहवा में पाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रजनन दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश का कुल प्रजनन दर 2.4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुल प्रजनन दर 2.4 है। चलिए प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुक्कुट विकास नीति की बात किया जाए तो नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है, तो ये भी कथन सही है। और बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति ये बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल में 10% नहीं होगा, यहाँ 7% होगा। 7% ब्याज की भरपाई करेगी। ठीक है, इसका तीसरा कथन गलत है। वहीं चौथा कथन है कि परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क 70% की छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ 70% नहीं होगा, यहाँ पे 100% छूट प्रदान की जाएगी। तो इसका चौथा कथन गलत है। तो देखा जाए तो इसमें पहला और दूसरा कथन इसका सही है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था? तो किसने दर्पण अखबार शुरू किया था? तो यह बाल शास्त्री जाम्भेकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मिर्ज़ापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो मिर्ज़ापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक देखा जाए तो यह कजरी महोत्सव है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। वहीं दूसरा कथन है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी की बात किया जाए तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की राजधानी मथुरा है, कौशल की राजधानी यह श्रावस्ती हो जाएगा और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो वर्ष 2004 में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकवाणी के संबंध में यहाँ सही कथन देखना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। और वहीं दूसरा कथन है कि यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो क्या लोकवाणी के संबंध में ये दोनों कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला कथन सही है कि यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्र का एक मॉडल है। वहीं दूसरा कथन इसका दिया गया है कि यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो यह कथन गलत है। लोक कल्याणकारी का उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड, जन शिकायत निवारण, सरकारी योजना से संबंधित जानकारी देना है। ठीक है, तो इसका पहला कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। 94 प्रश्न दिया गया है कि देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों का जनसंख्या सबसे अधिक है? यहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की बात किया जा रहा है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अनुसूचित जाति वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिलों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो यह सीतापुर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। वहीं सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का बागपत है। ठीक है, यह सबसे कम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महोदया कन्नौज का बरह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? तो यह मिहिर भोज का है। ठीक है, महोदया कन्नौज बरह ताम्रपत्र अभिलेख ये मिहिर भोज का प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, जो सबसे पुराना शिलालेख है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग यह वर्ष 1966 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना की थी? तो सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। ठीक है, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो मिशन प्रेरणा यह उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। मिशन प्रेरणा की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य है बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 1.6 लाख विद्यालयों को स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, कितने? तो 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो देखिए यह है धुरिया और सायरा। धुरिया और सायरा ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नटवरी की बात किया जाए तो यह पूर्वांचल क्षेत्र में और ढेडिया यह अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित किया गया है?
तो यह कुल 61.21 करोड़ रुपए नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए आवंटन प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इटावा को, माफ करिएगा, आलमगीरपुर को परासराम का खेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो यह मेरठ में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 102 को। बीहड़ अपरदन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो बीहड़ अपरदन यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सबसे अधिक होता है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। कथन दिया गया है कि ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। वहीं कारण है कि यह सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो देखिए इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रारंभिक राजपूत कालों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। चालुक्य राजपूत कुल के क्षेत्र की बात किया जाए, चालुक्य का क्षेत्र कौन सा था? तो यह अहिलवाड़ था। वहीं चौहान ये अजमेर, तोमर या दिल्ली और चंदेल या बुंदेलखंड हो जाएगा, इसका क्षेत्र था। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 105 को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। में दूसरा कथन है कि विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया। तो देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सही कथन की बात किया जाए तो इसमें पहला कथन इसका सही है कि वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। वहीं विवेकानंद ने कभी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया था, तो यह कथन गलत हो जाएगा। विवेकानंद ने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया था और कहा हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्राणियों हिंदू धर्म और इस्लाम का एक संगम ही एकमात्र आशा है। ठीक है। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन इसका गलत दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। बनारस तबला घराना की बात किया जाए तो विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था बनारस तबला घराना को? तो यह पंडित राम सहाय द्वारा विकसित किया गया था। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है, तो यह विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। ठीक है। भारत का पहला ग्राम कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है। उत्तराखंड के रानीखेत में ग्राम कंजर्वेटरी या जर्म प्लाज्मा संरक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 109 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसके तहत कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। आइए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। यहाँ योजना मिशन और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आवंटन राशि को देखते हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कुल 206.97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 257 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 741.98 करोड़ रुपए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। पुष्पमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह जगत ग्राम में किया था। ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। आइए देखते हैं खनिज और उसके स्थान को। देखिए तांबा की बात किया जाए तो तांबा यह
उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। ग्रेफाइट यह हमीरपुर में, गेरू ये बांदा में, और बिल्डिंग स्टोन ये मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राज्य विश्वविद्यालय राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? तो इसमें कुलपति की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल की प्राथमिकता की भूमिका कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना होती है। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 में, शिमला प्रतिनियुक्ति 1906 में हुई थी। शिमला प्रतिनियुक्ति की बात किया जाए दोस्तों, तो शिमला प्रतिनियुक्ति मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व आगा खान ने किया था। इसके तहत लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। तो यह आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा, आगरा मास्टर प्लान 2021 आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो यह समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूराल्यूमिन के निर्माण में शामिल नहीं है? तो देखिए, ड्यूराल्यूमिन के निर्माण में जिंक शामिल नहीं है। ड्यूराल्यूमिन की बात किया जाए तो यह एक मिश्र धातु है। इसमें एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मिश्रण एल्युमिनियम का होता है, जो 95% पाया जाता है। ड्यूराल्यूमिन में 95% एल्युमिनियम होता है, कॉपर 4% और मैग्नीशियम 1% होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की बात किया जाए तो यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वहीं इस योजना की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है? तो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कुल 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना? तो 500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में आवंटन किया गया है। कुषाण काल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? तो यह मथुरा था। ठीक है, कुषाण काल में व्यापार और संस्कृति का केंद्र मथुरा था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है। यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था। देखिए, गंगा जल परियोजना की बात किया जाए तो गंगा जल परियोजना का उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है और यह परियोजना 2005 में जापान के द्वारा, किसके द्वारा? तो जापान के सहयोग से शुरू किया गया था, ना कि अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से नहीं किया गया था, यह जापान के सहयोग से शुरू किया गया था। इसमें केवल कथन एक सही है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन 18 बार हुआ था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की गठन की बात किया जाए, पहली विधानसभा गठन 8 मार्च कब हुई थी? पहली विधानसभा गठन उत्तर प्रदेश की तो 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा की गठन हुई थी। और वर्तमान विधानसभा की बात किया जाए तो वर्तमान विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ है, 2022 को। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात किया जाए तो इसमें कुल सीटों की संख्या 403 है, 403 सीट हैं
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल 403 है, जिसमें 86 आरक्षित हैं। 86 आरक्षित हैं। 86 के अंतर्गत 84 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था। वहीं वर्तमान विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को किया गया है और उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जिसमें 86 सीट आरक्षित हैं। 86 सीट के अंतर्गत 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था? तो यह कालिंजर के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो यह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1906 में। कब? तो 1906 में, माफ करिएगा 1905 होगा, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेसर योजना संबंधित है, तो पेसर योजना ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, पेसर योजना की बात किया जाए तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2021 से 2026 तक ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? तो कितने नगर पंचायतों को इसके तहत विकास के लिए सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? तो इसमें एक नगर पंचायत को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक नगर पंचायत को प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए चयन किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर हुआ था? तो राजा महेंद्र प्रताप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? तो 1500 करोड़ रुपए का। 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए किया गया है। मानकुंवर शिलालेख अवस्थित है, तो मानकुंवर शिलालेख कहाँ पे अवस्थित है? तो यह प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, मानकुंवर शिलालेख की बात किया जाए तो यह कुमारगुप्त प्रथम के समय का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है। ठीक है, जो प्रयागराज में स्थित है। चलिए सरयू नहर परियोजना के विषय में देखते हैं। सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सरयू नहर परियोजना यह 1977-78 में शुरू की गई थी। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में जिला पंचायत किस स्तर पर है? तो देखिए पंचायती राज प्रणाली में जिला पंचायत यह प्रणाली का शीर्ष स्तर है। ठीक है, जिला पंचायत की बात किया जाए तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ था और यह पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तो देखिए इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगरा किले की बात किया जाए तो आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा वर्ष 1975 में पूरा किया गया था और यह पहला किला था जिसमें डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 135 को देखते हैं। हंटर समिति संबंधित है, तो हंटर समिति किससे संबंधित है? तो यह जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? तो देखिए इसमें प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम,
ब्रीड बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं। इसमें लक्ष्य कार्यक्रम नहीं लागू किया जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य शामिल हैं? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसमें शामिल हैं। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए झारखंड नहीं शामिल है। झारखंड ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, चलिए 138 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है? पहला कथन दिया गया है कि उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधे तौर पर शिकार नहीं हुई हैं। वहीं दूसरा कथन है कि इसमें कोष में योगदान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष के संदर्भ में देखा जाए तो ये दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 139 को देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है? तो मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा स्थित है? तो लखनिया दरी जलप्रपात यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, जीवाश्म उद्यान की बात किया जाए तो यह सोनभद्र में, और मक्खा जलप्रपात यह सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में, और वीर लोरिक पत्थर ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में सही कथनों को। तो लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें कितने कथन सही हैं इसे देखना है। तो देखिए, इसमें लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए और एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। ये 2 कथन इसका सही है। वहीं तीसरा कथन में दिया गया है कि इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। तो देखिए, इस योजना की घोषणा मार्च 2019 में की गई थी। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी। ठीक है, वहीं लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे नहीं होगा, अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा चौथा कथन गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसका पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक थे? तो बताइए, पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो यह प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 143 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। अपारमिता प्रसाद सिंह, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2001 से 2007 तक। 2001 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। राजेंद्र भौनवाल का कार्यकाल 2007 से 2012। सतीश अग्रवाल का कार्यकाल 2012 से 2017 था। और मनोज कुमार का कार्यकाल 2018 से वर्तमान तक है। ठीक है, 2018 से इनका वर्तमान तक है। तो इनके क्रम को देखेंगे तो ये सभी क्रम से व्यवस्थित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। कथन दिया गया है कि
अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। वही कारण है वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहता था। तो देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। किस लिए यह लड़ाई हुआ था और किस लिए इसमें भाग लिया था? तो वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी के वापस पाना चाहता था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 145 को देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी दैट इज INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन नेशनल आर्मी की बात किया जाए तो यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी के मूल विचार की बात किया जाए तो मोहन सिंह का मूल विचार था इसका। ठीक है, मोहन सिंह का मूल विचार था, न कि सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर हुए थे। कब बने थे? 25 अगस्त 1943 को। ठीक है, तो इसका पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन दिया गया है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले ने इसको बढ़ावा मिला था। तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से, माफ़ करिएगा यहाँ फैलने से होगा, फैलने से इसको बढ़ावा मिला था। तो यह बिल्कुल सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 146 देखते हैं। निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो निवेश मित्र यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया था। तो बिल्कुल सही है। और 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो देखिए 3 लाख नहीं, यहाँ पे 2 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसका दूसरा कथन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। ठीक है, आगरा किले की बात किया जाए तो आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो देखिए आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण यह शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 150 अंतिम नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है? तो देखिए यह चोपनी मांडो स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है। चोपनी मांडो की बात किया जाए तो यह वह स्थान है, चोपनी मांडो वह स्थान है जो सभी तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण को दर्शाता है, जो पैलियोलिथिक युग, मेसोलिथिक युग और नवपाषाण युग है। ठीक है, ये सभी तीनों युगों के बीच संक्रमण को दर्शाता है चोपनी मांडो। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ हम लोग दृष्टि के टेस्ट नंबर 7 को कंप्लीट देख लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।